हेलो दोस्तों, तो हम क्या पढ़ रहे थे? आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे केसेस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967। फैक्ट है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिसमिस द एम्प्लॉय। क्वेश्चन है क्या स्टेट ऐसा क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है? तो हाँ, क्योंकि स्टेट जो है स्टेटरी अथॉरिटी है ये, ठीक है। परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज, ठीक है, फॉल्स अंडर आर्टिकल 12। स्टेटरी बॉडीज परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस, ठीक है, आर स्टेट, ठीक है। स्टेटरी बॉडीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बनाया है, परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस आर स्टेट। इंपॉर्टेंस, फर्स्ट मेजर इंटरप्रेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज, ठीक है। आर डी शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। एयरपोर्ट अथॉरिटी अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट अनफेयरली, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी अवार्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट अनफेयरली, वेदर एयरपोर्ट अथॉरिटी इज स्टेट, यस, ठीक है। प्रिंसिपल क्या था? जस्टिस पी एन भागवती लेक डाउन इंपॉर्टेंट टेस्ट, गवर्नमेंट ऑनरशिप है, फाइनेंशियल असिस्टेंट हो रहा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, डीप कंट्रोल है, पब्लिक फंक्शंस है। दिस बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द टेस्ट एजेंसी टेस्ट, सॉरी। तो इसमें एजेंसी टेस्ट पास हो गया, इसीलिए। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981। इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेज्ड ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है। कैन ए सोसाइटी बी स्टेट? यस, even if registered under the society's registration act it may still be a state, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेज्ड बाय रजिस्टर्ड सोसाइटी, ठीक है। कैन सोसाइटी बी स्टेट? ठीक है, इवन इफ रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट इट स्टिल मे बी ए स्टेट। फॉर्म इज इररिलेवेंट, फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्म कैसे है वो मतलब नहीं, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Famous observation, the instrumentality or agency test is based on the substance rather than the form। अब आते हैं प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002। वेदर CSIR इज ए स्टेट, ठीक है। तो यस, कोर्ट एम्फेसाइज डीप एंड परवेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एज द डिसिसिव फैक्टर, मतलब कंट्रोल, डीप कंट्रोल था गवर्नमेंट का। G Films Limited versus Union of India 2005. Whether BCCI state? No. Government didn't exercise deep and pervasive control over BCCI, ठीक है। तो गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा कंट्रोल कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए वो स्टेट नहीं है। Important note, although BCCI is not state under Article 12, courts may still issue writs against it under Article 226 if it performs public functions, ठीक है। अगर हम रिट जो है still issue writs against 226 if it performs public function, अगर ये पब्लिक फंक्शन कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ कर रहा है, तो स्टिल वो रिट फाइल कर सकता है, बट वो स्टेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 13 पे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। It declares any unconstitutional inconsistent with fundamental rights shall be void to the extent of inconsistency। मतलब कोई ऐसा लॉ जो हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स को रोक रहा है या दबा रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आर्टिकल 13 हमें ये बताता है, ठीक है। पर्पस ऑफ आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, लिमिट लेजिस्लेटिव पावर, मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, इनेबल जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो इससे क्या मतलब बनता है कि हमारा जो राइट्स बचा रहेगा। कौन बचा रहा है? हमारा 13, ठीक है। 13 ये बता रहा है कि प्रोटेक्ट रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स, लेजिस्लेटिव पावर को लिमिट किया गया इसी के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 13, ठीक है। मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा सारे लॉ से, ठीक है। और इनेबल जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ लॉ अंडर द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13(3)(a) डिफाइंस लॉ broadly। लॉ इंक्लूड्स एक्ट्स, ordinance, orders, rules, regulations, notifications, by-law, customs, uses having force of law। मतलब जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशंस है, बाय लॉज है, कस्टम्स है, यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, एक्ट्स, ये सारा लॉ के अंदर आएगा, ठीक है। काइंड ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। स्टेटरी लॉ, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर। अगर उस पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर गवर्नमेंट ने बनाया तो हमारा स्टेटरी लॉ कहलाएगा। IPC now largely replaced by BNS for many offences, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल्स फ्रेम्ड अंडर स्टेटसेस, मोटर व्हीकल रूल्स,
ठीक है, वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगर है, ठीक है, रूल्स फॉर्म्स अंडर स्टेटसेस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशंस एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है। कस्टमरी लॉ, लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स। कस्टमरी लॉ क्या है? जो लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स है, कोई ट्रेडिशन से या कुछ है रूल, ठीक है, तो वो रिकॉग्नाइज्ड बाय अगर कोर्ट हो जाता है तो वो कस्टमरी लॉ हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में मतलब जो नीचे के बॉडी जो हमारे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकालते हैं कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। डेलीगेटेड मतलब रूल्स फ्रेम्ड अंडर स्टेटस, फ्रेम्ड अंडर द स्टेटसेस, ठीक है, मोटर व्हीकल रूल्स, ठीक है। अब आते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। देयर आर लॉज एग्जिस्टिंग बिफोर 26 जनवरी 1950। कुछ लॉ ऐसे भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एग्जिस्ट करे थे, तो वो कैसे यूज होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे ओल्ड कॉलोनियल लॉज, प्रोविजनल लॉज, एक्ट्स, ब्रिटिश स्टेटस एप्लीकेबल इन इंडिया इफेक्ट, दे कंटिन्यू अनलेस इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारा, ठीक है, तो वो फिर ठीक है, वरना वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी नॉट ऑटोमेटिकली रिपील्ड, ठीक है, तो वो वाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिपील नहीं होगा लेकिन वो वाइड हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, एनी लॉ मेड आफ्टर 26 जनवरी 1950 मस्ट कंप्लाई विद द फंडामेंटल राइट। इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इट इज वाइड अंडर आर्टिकल 13(2), ठीक है। ऑर्डिनेंस, टेम्पोरली लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 बता रहा है, गवर्नर 213, ठीक है। दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ, देयरफॉर दे आर सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13। ऑर्डिनेंस मतलब कुछ समय के लिए पास किया जाता है, टेम्पोररी लॉ होता है, ठीक है। अगर मेड बाय प्रेसिडेंट 123, गवर्नर बना रहा है 213, ठीक है। दे हैव द फोर्स ऑफ लॉ, फोर्स ऑफ लॉ है उसके पास, ठीक है, देयरफॉर दे आर द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13। बायज लॉ, रूल्स मेड बाय द लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। बाय लॉज मतलब रूल्स मेड बाय लोकल अथॉरिटी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी बाय लॉज, यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस, डिपार्टमेंट अथॉरिटी रूल्स, दे मस्ट कंप्लाई विद द फंडामेंटल राइट्स। नोटिफिकेशंस पे आते हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस इशूड अंडर द स्टेटरी अथॉरिटी, एग्जाम्पल रिजर्वेशंस नोटिफिकेशंस, टैक्स नोटिफिकेशंस, सर्विस नोटिफिकेशंस, दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 13। Customs having legal force are included within law. If a custom violates fundamental rights, it can be declared unconstitutional. अब आते हैं डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं कुछ, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। इक्लिप्स हमारा वो ग्रहण लगना वाला वो वाला इक्लिप्स, ठीक है। तो मीनिंग क्या है इसका, इसको क्यों यूज किए? ए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट डेड। सिंपल भाषा में कि अगर जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो अगर वैलिड कर रहा है तो वो पूरा तरीके से पूरा जो है लॉ, जो पूरा एक्ट बना है मान के चलो, वो पूरा डेड नहीं होगा। इट बिकम्स टेम्पोरली इनएक्टिव, मतलब इक्लिप्स हो जाएगा, जैसे ग्रहण लग गया, दिख नहीं रहा है, ठीक है, उस टाइप से, ठीक है, कुछ समय के लिए, जब तक कि उससे वो चीज़ हटाया नहीं जाए। कौन सा चीज़? जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, ध्वस्त नहीं हो जाता, जब तक उसकी उसमें से हम इनएक्टिव पार्ट जो हमारा इनकन्सिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट्स उसको हटा देंगे तो वो वापस से रिवाइव हो जाएगा, ठीक है, और फिर यूज में आ जाएगा। तो भाई ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इनएक्टिव कर दिया जाएगा, मतलब इक्लिप्स कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव्स इनकंसिस्टेंसी, लॉ रिवाइव्स। करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई मेनली टू द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, लॉ इज डोरमेंट नॉट अब वाइड अब इनिशियो, मतलब वाइड नहीं होता इनिशियल से, वो डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, ठीक है, डोरमेंट, ठीक है। कैन रिवाइव इफ इनकन्सिस्टेंसी इज रिमूव, ट्रेडिशनली बेनिफिट सिटीजन बिकॉज मैनी फंडामेंटल राइट्स इनिशियली अप्लाइड ओनली टू देम, ठीक है। अब आते हैं लैंडमार्क केस, रिकाजी नारायण धाकड़स वर्सेज स्टेट ऑफ MP 1955। फैक्ट है, ए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्रिएट्स ए स्टेट मोनोपोली इन मोटर ट्रांसपोर्ट। इनिशियली इट कन्फ्लिक्टेड विथ आर्टिकल 19(1)(g). लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन है वाज amended, ठीक है। हेड द लॉ रिवाइव्ड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। पहले डोरमेंट स्टेट में चला गया, उसके बाद जब उससे हटा दिया गया तो अमेंडमेंट के थ्रू तो वो फिर रिवाइव हो गया। इसी को हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अब आते हैं दूसरा डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। सेवरेबिलिटी, इफ ओनली वन पार्ट ऑफ द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, ओनली दैट पार्ट इज रिमूव, द रिमेनिंग वैलिड पोर्शन सर्वाइव्स, इट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है।
अगर जो है उसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट कर रहा है तो क्या हम उसको हटा सकते हैं, ठीक है। अगर उसको जो है उसको रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद अगर पूरा का पूरा जो लॉ है हिले ना, मतलब अगर एक दूसरे से रिलेटेड अगर उसको हटा दिए तो वह मान लो कोई ही चीज़ हुआ और सब हट गया तो ठीक है, तो उसके जगह कुछ रखना पड़ेगा तभी वो चलेगा, ऐसा कुछ हो तो फिर जो है हम उसको जो है रिमेनिंग पोजीशंस हट मतलब उसका जो मतलब जो इनकन्सिस्टेंट पार्ट है उसको हटा देते हैं और फिर जो है उसको हटा के देखते हैं कि क्या वो अपने आप चल पाता है, तो ठीक है तो उसको चलने देते हैं, ठीक है। तो वही है कि द रिमेनिंग वैलिड पोर्शन सर्वाइव्स, अगर सर्वाइव कर जाता है इफ़ इट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो अगर वो अपने आप चल जा रहा है उसको निकालने के बाद, ठीक है, तो उसी को हम करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वरेबिलिटी। ए लॉ हैज़ 10 sections, only 4 sections violates, only section 4 violates article 14, counter strike down section 4 only, remaining 9 sections continue, ठीक है, वही बात है। इनवैलिड पार्ट मस्ट बी सेपरेबल, ठीक है, अगर उसके हटाने से कुछ दिक्कत ना हो। रिमेनिंग लॉ शुड स्टिल फंक्शन, ठीक है। लेजिस्लेटिव वुड हैव इनेक्ट द वैलिडिटी पार्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बालसरा 1951, ठीक है। बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट कंटेन्ड सेवरल प्रोविजंस, ओनली सम वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स हेल्ड, ओनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वेर स्ट्रक डाउन, रिमेनिंग एक्ट रिमेन्ड वैलिड, ठीक है। प्रिंसिपल है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। अब है केशवन Madhava Menon versus State of Bombay 1951, fact that the offence was committed before the constitution come into the force, ठीक है। The law later become inconsistent with the fundamental rights, ठीक है। Article 13 is prospective, past actions under valid pre-constitution laws remain unaffected, ठीक है। So Article 13 does not invalidate past transactions completed before 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब आते हैं दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1959, द कोर्ट कंसिडर्ड द इफेक्ट ऑफ ए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इज वाइड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल, unlike pre-constitution law which may be eclipsed, unconstitutional post-constitution laws do not enjoy the doctrine of eclipse in the same manner, ठीक है। इसको वो मौका नहीं मिलेगा डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स का, क्योंकि इसको जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उसे हटा भी सकता है वो, ठीक है। तो वही पर्पस डिफाइंस स्टेट, इनवैलिडेट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फोकस होगा अगेंस्ट हुम द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड, विच लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, की कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ स्टेट, ये जुडिशियल रिव्यू पे, ठीक है। इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स एजेंसी टेस्ट पे फोकस है इसमें इक्लिप्स एंड सर्वरेबिलिटी। मेन बेनिफिशियरी पर्सन सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसमें पर्सन अफेक्टेड बाय द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स वर्सेस डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वरेबिलिटी applies mainly to the pre-constitution law or applies to the both pre and post-constitutional laws. Law becomes dormant due to inconsistency, only the unconstitutional part is removed. Entire inconsistent provision is eclipsed, ठीक है। Valid portion survives. Law may revive if inconsistency disappear. Struck down portion does not revive automatically, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहनलाल, स्टेटरी अथॉरिटीज परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज आर स्टेट, ठीक है। RD शेट्टी वर्सेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंट्रोड्यूसेस टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। अजय हासिया वर्सेज खालिद मुजीब 1981, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, इवन ए सोसाइटी कैन बी ए स्टेट, ठीक है। मतलब सब्सटेंस ओवर द फॉर्म पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके कंट्रोल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस CSIR, डीप एंड परवेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज द की इंडिकेटर ऑफ स्टेट। जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005, BCCI इज नॉट ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12, दो रिट्स मे स्टिल लाई अंडर आर्टिकल 2 to 6 इन अप्रोप्रिएट केसेज। केशवानंद माधव वर्सेज मेनन वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे, Article 13 operates prospectively regarding pre-constitutional laws, ठीक है। अब आते हैं स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज FN बालसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वरेबिलिटी,
विकाजी नारायण धाकरस वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1955, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। और दीपचंद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स आर वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। मेमोरी ट्रिक्स, हु कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटर, अदर अथॉरिटीज, ये सारा। हु बिकम्स इनवैलिड, इक्लिप्स एंड सर्वरेबिलिटी, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ है, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।